हेलो दोस्तों, वेलकम टू किंग रिसर्च एकेडमी। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम आपसे बात करने वाले हैं पेटीएम के आने वाले आईपीओ के बारे में, जो कि सुनने में आ रहा है कि ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। तो सबसे पहले अबाउट द कंपनी जानते हैं। एक सवाल आपसे है कि क्या आप ये जानते हैं पेटीएम की पेरेंट कंपनी कौन है? नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड एक इंडिया की लीडिंग डिजिटल इकोसिस्टम पेटीएम की पेरेंट कंपनी है, जो कि 2000 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इस समय 197 के पास 333 मिलियन प्लस क्लाइंट बेस है। साथ ही 21 मिलियन प्लस रजिस्टर्ड मर्चेंट्स हैं, जिनको ये पेमेंट, फाइनेंशियल, कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज ऑफर करते हैं। इन्होंने 2009 में पेटीएम को लॉन्च किया था, जो इनका पहला पेमेंट प्लेटफॉर्म था। पेटीएम ऐप ऑफर करते थे ये कैशलेस पेमेंट सर्विसेज टू कस्टमर और अब इंडिया का लार्जेस्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम बन चुका है, जिसकी टोटल ब्रांड वैल्यू अगर देखें तो यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग 6.3 बिलियन से भी ज़्यादा की हो गई है। और जैसा मैंने आपको बताया कि माना जा रहा है कि ये इंडिया का बिगेस्ट आईपीओ होने वाला है। अब ऑब्जेक्टिव्स देखें हमारे आईपीओ के। सबसे पहला कि ये पेमेंट का जो इकोसिस्टम है, जिसकी वजह से ये अपने कस्टमर और मर्चेंट्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं और रिटेंशन को ये स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और उसको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके बाद ये जो टेक्नोलॉजी एंड फिनेंशियल सर्विसेज अपने कस्टमर और मर्चेंट को ऑफर करते हैं, उसको और ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहते हैं। एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को इनिशिएट करना चाहते हैं, अपने नए बिजनेस की तरफ मूव करना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर एक्विजिशन को लेना चाहते हैं। उसके अलावा जो हमारा आखिरी ऑब्जेक्टिव कंपनी ने बताया है, जैसा कि हर कंपनी बोलती है, टू मीट जनरल कॉर्पोरेट रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद कंपनी के अगर फंडामेंटल्स देखें, अगर इनका शेयर होल्डिंग आप पैटर्न देखेंगे तो टोटल ये आपका 5 शेयर होल्डिंग पैटर्न में डिवाइडेड है, जैसा कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहला इनका अंतफिन होल्डिंग बीवी है, जिन्होंने 27.9% की इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को होल्ड कर रखा है। उसके बाद हमारा एसवीएफ इंडिया होल्डिंग है, जिनके पास 17.3% का शेयर्स हैं। उसके बाद सेफ मॉरिशस कंपनी लिमिटेड है, जिनके पास 11.4% है। विजय शेखर शर्मा 9.1%, Alibaba.com सिंगापुर ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड 6.8%। तो ये इनका अभी चला आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो आपको टोटल रेवेन्यू यहाँ पे डिक्रीज होती हुई नजर आएगी। सबसे पहले इनकी 2019 में 3232 करोड़ की रेवेन्यू थी। 2020 में 3280 यहाँ पे इनकी रेवेन्यू इंक्रीज हुई थी। बट अगेन 2021 में आप इसको पैंडेमिक का नाम दे सकते हैं, हमारी इकोनॉमी फॉल डाउन हुई उसका नाम दे सकते हैं। 2802 करोड़ की इनकी रेवेन्यू हो गई। लेकिन नेट प्रॉफिट देखें तो इनकी कंटिन्यूअस आपको ये माइनस में दिखेंगे, यानी कंपनी लॉस में है। लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे नोटिस करें तो इनके लॉस अब ये कट करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने अपने लॉस को डिक्रीज किया है। जैसा कि हम देख सकते हैं 2019 में इनका नेट लॉस जो था वो था 4230 करोड़ का। 2020 में इन्होंने अपना लॉस कट करते हुए उसको कम किया है 2942 करोड़ से। 2021 में इन्होंने और ज़्यादा लॉस को कम करते हुए इसको कर लिया है 1701 करोड़। यानी लॉस में तो कंपनी चल रही है, लेकिन अगर हम नोटिस करें तो शायद अच्छे मैनेजमेंट की वजह से अब इस लॉस को ये रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक ये अपॉर्चुनिटी हमें नजर आई है। बाकी की अपॉर्चुनिटीज़ अब हम स्वॉट एनालिसिस में देखेंगे। स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं। सबसे पहला अर्ली बर्ड आपने सुना होगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज इनको मिला है। उसके अलावा वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग एंड मोस्ट ट्रस्टेड पेमेंट प्लेटफॉर्म इसको माना जाता है। इनका जो टेक्नोलॉजी पे फोकस है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अप्रोच के साथ है। ईच ट्रांजैक्शन एक इंसाइट प्रोवाइड करता है। जैसा कि हम इंडियंस हैं तो हम स्पेंड तो करते हैं, लेकिन साथ में अपनी बचत यानी अपनी सेविंग का भी सोचते हैं। तो जो स्पेंड एंड सेव का ये जो रेशियो चलता है, उसका भी एक इंसाइट आपको पेटीएम प्रोवाइड कराता है। जैसा मैंने बताया, इनकी जो टीम है मैनेजमेंट की वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। साथ ही इनका जो ब्रांड आइडेंटिटी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी वैल्यूएशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता ही दी है। वाइड कस्टमर रीच और मर्चेंट बेस भी इनका स्ट्रॉन्ग है। जो इनका
नेटवर्क है वो भी काफ़ी इफेक्टफुल और इम्पैक्टफुल है, जिसकी वजह से ये अपने कॉस्ट एक्विजिशन को भी कम कर लेते हैं। तो एक ये इनका और प्लस पॉइंट है, लेकिन साथ ही कुछ इनके वीकनेसेस भी हैं। सबसे पहला आप इसको पैंडमिक बोल सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमी स्लो डाउन हुआ था, उसकी वजह से कुछ परेशानियां इन्हें भी झेलनी पड़ी है। साथ ही जो कंपनी है उसके सब्सिडियरीज और डायरेक्टर्स, उन पे एक लिटिगेशन चल रहा है जो अभी तक पेंडिंग है, यानी कोई लीगल केस चल रहा है जो अभी भी पेंडिंग है। उसके अलावा कंपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाई है, और या फिर आप ये बोल सकते हैं कि नए कस्टमर और मर्चेंट्स को ज़्यादा ग्रैब अब नहीं कर पा रही है। उसके अलावा ये थर्ड पार्टी पे डिपेंड है अपने ये वर्टिकल बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए। मोबाइल ऑपरेटिंग सर्विसेज पे डिपेंड है, मार्केट प्लेसेस एप्लीकेशन पे भी डिपेंड है। साथ ही जैसा कि हम जानते हैं बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है कंपनी, तो यहाँ पे साइबर अटैक्स या फिर अपनी प्राइवेसी और डेटा चोरी और थ्रेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो फिनटेक प्लेयर की बहुत ज़्यादा ग्रोइंग डिमांड है, जिसमें पेटीएम एक नंबर 1 वहाँ पे माना जाता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इवन हमारी स्पेशली इंडिया में जो हमारे फिनेंस है वो डिजिटलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से कंपनी को एक एडवांटेज मिला है। साथ ही हो सकता है आगे ये इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक्सपैंड हो जाए। लेकिन कुछ थ्रेट्स भी हैं, उनको देख लेते हैं। कॉम्पिटिटिव्स बहुत ज़्यादा है इनके कॉम्पिटिटर्स। आप भी इवन हो सकता है ये ऐप यूज़ करते होंगे, गूगल पे आपने सुना ही होगा, फ़ोन पे भी सुना होगा, मोबीविक भी आपने सुना होगा। ये भी काफ़ी टक्कर देने वाली कंपनियां हैं जो कि पेटीएम के सामने दीवार बन के खड़ी हैं। उसके अलावा जो इनका ग्रोइंग कंसर्न है वो इनके ऑनलाइन पेमेंट्स और फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को सेव करने में है, जो एक हमारा थ्रेड भी हो सकता है। जैसा मैंने बताया टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, तो वहाँ पे हमारी प्राइवेट डेटा चोरी होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा फिनेंशियल सर्विसेज में रूल्स और लीगल कंप्लायंस पैरामीटर चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से डिजिटल पेमेंट्स में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब आईपीओ की डिटेल्स देखें तो नवंबर 8 को आईपीओ लॉन्च होने वाला है। नवंबर 10 को क्लोजिंग डेट है, यानी आपको 2 से 3 दिन मिल रहे हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। बुक बिल्डिंग इशू टाइप है। 2080 से लेके 2150 इनका प्राइस बैंड है। अगर आप इस आईपीओ को अपने पोर्टफोलियो में चाहते हैं तो आपके इसके मैक्सिमम प्राइस बैंड पे अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज़ 2150। थोड़ा महंगा है। इशू साइज जो है वो है 18,300 करोड़ का, काफ़ी बड़ा अमाउंट लाने वाले हैं। फ्रेश इशू है 8,300 करोड़ का। बाकी प्रमोटर्स अपने 10,000 करोड़ के शेयर बेचने वाले हैं। लॉट साइज देखें तो मिनिमम हमेशा की तरह 1, जिसके अंदर आएंगे 6 शेयर, अमाउंट होगा 12,900 रुपये। मैक्सिमम आप 15 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आएंगे 90 शेयर और उसका अमाउंट होगा 1,93,500। आईपीओ की जो डेट है वो देखते हैं शेड्यूल्ड कैसे है। जैसा मैंने बताया 8 नवंबर को ओपनिंग है, 10 नवंबर को क्लोजिंग है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट डेट है 15 नवंबर की। अगर आपको इन केस ये आईपीओ नहीं मिलता है तो 16 नवंबर को रिफंड स्टार्ट होंगे। मिल जाता है तो आपको 17 नवंबर को क्रेडिट हो जाएंगे सारे शेयर। आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 18 नवंबर। ओवरऑल अगर हम रिपोर्ट देखें, जो इनकी बैलेंस शीट है वो भी एक ग्रोथ की तरफ मैनीफोल्ड हुई है। उसके अलावा लेकिन इनके जो रीज़न है लॉस के, वो हमें एक ये सामने आया है कि इनका कंटिन्यूस एफर्ट रहा है नए क्लाइंट्स और मर्चेंट को ग्रैब करने का, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स इनके ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। तो अब इनके लिए एक टक्कर वाली बात हो गई है, और इसी की वजह से इन एफर्ट्स को लगाने के चक्कर में इनके कुछ लॉस हो गए हैं। बट हम देख सकते हैं कि वो अब इसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल एग्रेसिवली अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में लगे हैं, और एक अच्छा खासा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बनाने के लिए कंपनी तैयार है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपका क्या डिसीजन है, क्या आप इस आईपीओ में इंटरेस्टेड हैं? हम आपसे मिलेंगे फिर से काफ़ी सारे मज़ेदार शेयर्स और मज़ेदार आईपीओस के साथ। धन्यवाद।